वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल हमने पुनरुत्थान विद्यापीठ के साहित्य निर्माण और प्रकाशन के बारे में जाना था। आज ऐसा एक विशेष कार्यक्रम पुनरुत्थान विद्यापीठ का होता है, उसके बारे में जानेंगे। वह है विद्वत गोष्ठी। आपने बार बार ये शब्द सुना ही है। विद्वत गोष्ठी भी विद्यापीठ में 2007 से नियमित रूप से होती है। कल परसों जैसे बताया था 2012 तक तो वह वर्ष में 2 बार होती थी। छोटी छोटी एक दिन की गोष्ठियां तो अनेक बार हुई, परंतु ये 2 दिन की गोष्ठी होती थी। 2012 के बाद वो प्रतिवर्ष एक होने लगी और अनुपात में बड़ी भी होने लगी। संख्या 60 से लेकर 400 तक की रही है। ये छोटी हो, संख्या कम हो या अधिक हो, ये हमेशा ही अखिल भारतीय स्वरूप की रही है। अभी इस बार अप्रैल में जो गोष्ठी हुई थी उसमें संख्या 335 के लगभग थी। इसके पूर्व 2017 में दिल्ली में हुई थी। बीच के 4 वर्ष 5-6 वर्ष क्यों नहीं हुई ये तो आप समझ सकते हैं। 2018 में हुई थी, परंतु ये केवल गुजरात प्रांत की हुई थी। और उसके बाद 2019 से तो ज्ञान सागर महाप्रकल्प शुरू हुआ, इसलिए विद्वत गोष्ठी का क्रम तो रुक गया। और जैसे ही वो प्रकल्प पूरा हुआ, हमने पुनः गोष्ठी की परंपरा शुरू कर दी। तो दिल्ली की गोष्ठी में 327 थी। यहाँ अहमदाबाद में गुरुकुल में की तो 407 थी। ऐसे संख्या तो कम हो या ज्यादा, परंतु कहने का तात्पर्य है कि यह अखिल भारतीय स्वरूप की ही हमेशा रही है। और जो सबसे अधिक प्रांतों का प्रतिनिधित्व था वह 2017 की गोष्ठी में था। वो 31 प्रांत का प्रतिनिधित्व गोष्ठी में हुआ था। इस बार की गोष्ठी में भी अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक और हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक सभी प्रांतों के प्रतिनिधि इसमें थे। इस बार की गोष्ठी में जम्मू कश्मीर से कोई नहीं था, परंतु इससे पूर्व की गोष्ठी में तो उनका भी प्रतिनिधित्व रहा है। अखिल भारतीय होने का तात्पर्य क्या है? तो हमने इससे पूर्व भी सुना है कि हम देश भर के विद्वत जनों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इसका एक ठोसतम रूप तो यही है कि सभी प्रांतों से, सभी दिशाओं से विद्वत जनों ने इसमें सहभागिता करनी चाहिए। इसलिए ये अखिल भारतीय स्वरूप की रही। जो इसमें वक्ता के रूप में आए थे वो भी अखिल भारतीय स्वरूप के ही थे। अनेक केरल से भी हैं, हिमाचल दिल्ली से भी हैं, असम से भी हैं, ये सभी प्रांतों से हमारे ये भी
वक्ता और मार्गदर्शक भी रहे। इन गोष्ठियों में शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत जो संघ के अनेक संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि तो रहते ही आए हैं, परंतु संघ के अलावा भी शिक्षा क्षेत्र में जो काम करते हैं, जैसे एक तो प्रकार है हमारा चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, गायत्री परिवार, ये सारे होते हैं, इनके प्रतिनिधि भी रहे हैं। कुछ संस्थाएं काम करती हैं, कुछ व्यक्ति काम करते हैं, ऐसे लोग भी रहे हैं। इसलिए हमारा प्रयास जितने भी प्रकार से लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सबके साथ जुड़ना, उन सबको अपने काम से जोड़ना, ऐसा ही रहा है। इस अर्थ में भी यह अखिल भारतीय स्वरूप की रही है। इसके विषय तो भारतीय शिक्षा के ही विभिन्न आयाम रहे, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं। उपविषय भी ऐसे ही रहे। इन सभी विषयों का हमारी जो शोध पत्रिका है उसमें उसमें स्थान प्राप्त तो करते हैं, इस रूप में उसका प्रकाशन भी होता रहा है। जो सहभागी विद्वज्जन होते हैं उनमें दो तीन प्रकार के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो एक बार दो बार आते हैं, फिर से उनका आना नहीं होता है, तो पुनरुत्थान विद्यापीठ का वे केवल नाम जानते हैं, बहुत अधिक जानकारी उनकी होती नहीं है, और बाद में भी वो पुनः न आने के कारण से जानते नहीं है, काम के बारे में नहीं जानते, नाम जानते हैं। कुछ विद्वज्जन ऐसे हैं जो अभी तक जो 28 गोष्ठियां हुई उनमें से 15 में, 20 में, 25 में सहभागी हुए हैं। इनकी प्रतिभागिता निरंतर है, इसलिए ये हमारे साथ अधिक गहराई से जुड़े हुए हैं। परंतु ये पुनरुत्थान विद्यापीठ के कार्यकर्ता नहीं है, वे विद्यापीठ को जानते हैं, उसके काम को जानते हैं, उसका महत्व समझते हैं, और कार्यक्रमों में सहभागी होने के लिए वे तत्पर भी रहते हैं। तीसरा वर्ग ऐसा है जो हमारे कार्यकर्ताओं का है, पुनरुत्थान के कार्यों में जिनकी सहभागिता है, पुनरुत्थान के दायित्व निभा रहे हैं, ऐसे लोग भी गोष्ठियों में सहभागी होते रहे हैं। अब ये बात ठीक है कि उच्च विद्या विभूषित, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, अनेक ग्रंथों के रचयिता ऐसे विद्वान और हमारे नित्य कार्य में जुड़े हुए कार्यकर्ता, इन दोनों में विद्वत्ता की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से बहुत अंतर है। कभी कभी कार्यकर्ता कहते हैं कि ये तो सर से 6 इंच, 15 इंच, 20 इंच ऊपर से ही जा रहा है, कोई विषय समझ में ही नहीं आता है, ऐसा कहने वाले कार्यकर्ता भी इसमें जुड़ते हैं। फिर वे ही अपनी मजाक भी करते हैं, अच्छा हम विद्वान हो गए 2 दिन के लिए, ऐसा भी करते हैं। और क्या कैसे करें, हमको तो ये सब सारे विषय नहीं समझते, ऐसा उनको लगता है। परंतु दोनों प्रकार के, दोनों छोर के लोगों को एक साथ जोड़ने का तात्पर्य क्या रहा है हमेशा के लिए, ऐसा अनुभव में आता है आज की स्थिति में कि जो ऐसे विद्वान, स्थापित विद्वान हैं, जिसको एस्टेब्लिश्ड ऐसा कहते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में उच्च पदों पर आसीन होते हैं, वे अधिकांश व्यवहार शून्य होते हैं। देश की, समाज की, राष्ट्र की समस्याओं के साथ उनका बहुत कम संबंध होता है। वे विषय को जानते, विषय प्रस्तुति की उनकी क्षमता भी अच्छी है, परंतु जिसको हम रेलेवेंस बोलते हैं वो कम होता है, और सक्रियता और भी कम होती है। कंसर्न जिसको कहते हैं, सरोकार, वो उससे भी कम होता है। परंतु वे विद्वान हैं,
इसलिए आते हैं, उनसे हमें विषय का ज्ञान चाहिए, उससे हमें भी प्रतिष्ठित तथा कथित प्रतिष्ठित विश्व के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है, ये भी चाहिए। और ये हमारा परिचय सर्वत्र लेकर जाते हैं, ये भी अपेक्षित है, इसलिए वे होते हैं। हमारे कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं से थोड़े ऊपर के स्तर के पढ़े लिखे लोग विषय को इतनी गहराई से नहीं जानते, वे शोध नहीं कर सकते हैं, पुस्तकें नहीं लिख सकते हैं, इनको ज्ञानी नहीं कहा जा सकता है, वे भाषण नहीं कर सकते हैं। करते हैं तो बड़ी तैयारी करके पढ़ पढ़ कर करेंगे, या अनिच्छा से करेंगे, क्या ये बौद्धिक देना, क्या ये विषय प्रस्तुत करना, इससे तो अच्छा है हम रोज रोज का काम करें, लेकिन फिर करते हैं। ऐसे लोग जिन 3 गुणों का विद्वानों में अभाव है, उन्हीं 3 गुणों से युक्त होते हैं। उनके मन में सरोकार होता है, जो सबसे बड़ी बात है, कंसर्न होता है। समाज की स्थिति ऐसी क्यों है, शिक्षा की स्थिति ऐसी क्यों है, इसमें से मुक्ति तो मिलनी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, ऐसा ऐसा जिनका भाव रहता है, ये हमारे कार्यकर्ताओं का प्रमुख गुण है। उसके साथ साथ सक्रियता भी होती है, क्योंकि आ, क्योंकि 5% विद्वत्ता और 95% उसके लिए करनी पड़ने वाली मेहनत, लेबर जिसको कहा जाता है, ऐसी जरूरी होती है, तभी तभी तो कोई काम शास्त्र से लेकर लोक तक पहुंचता है। इसलिए उनमें सक्रियता भी होती है और काम करने की कुशलता भी होती है। तो ऐसे गुणों से युक्त कार्यकर्ता भी विद्वत गोष्ठी में जुड़ते हैं। विद्वत गोष्ठी का एक पक्ष जैसे ज्ञानात्मक है, वो तो वक्ताओं पर निर्भर करता है, विषयों के चयन पर भी निर्भर करता है, और बाद में हम किस प्रकार से उसका संकलन करते हैं उस पर भी निर्भर करता है। परंतु हम कई बातों में इन गोष्ठियों के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश है व्यवस्था पक्ष में। जैसे कि आप सबने अनुभव किया होगा, हमारे पुनरुत्थान के कार्यक्रमों में भोजन पैसा देकर बनवाया नहीं जाता, कार्यकर्ता ही भोजन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन बनाने के लिए जो भावना चाहिए, वो भावना उसमें होती है। ऐसा भोजन करने से ये भावना खाने वालों के मन में भी संक्रांत होती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है भोजन के संबंध में। इसलिए हम ये संदेश देना चाहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। दूसरा, भोजन बनाने की पद्धति पूर्ण रूप से भारतीय शास्त्रों के अनुसार होती है। तो पात्र है, ईंधन है, पानी है, भोजन बनाने की जो सामग्री है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक हो, इसका हमारा आग्रह रहता है। तो ये भी संदेश देने का ही विषय है। उसी प्रकार से भोजन परोस कर किया जाता है, नीचे बैठकर किया जाता है, और जो नीचे नहीं बैठ सकते उनको हम भूखा तो नहीं रखते, उनके लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था अवश्य होती है। परंतु ध्यान में तो आ ही जाता है कि सही पद्धति तो नीचे बैठकर भोजन करने की है। तो एक बहुत बड़ा विषय तो ये होता है। हमारी बौद्धिक कक्ष में बैठने की व्यवस्था भी 60% नीचे, 40% कुर्सी पर ऐसी होती है। 40% जितनी बड़ी मात्रा में टेबल कुर्सी की व्यवस्था इसलिए करनी पड़ती है कि अभी जैसे ही थोड़ी आयु बढ़ी और जैसे ही विद्वान हुए कि हम नीचे बैठ नहीं सकते, शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी, इसलिए हमको 40% कुर्सी टेबल की व्यवस्था
करनी पड़ती है। परंतु मुख्य क्या है, तो नीचे बैठकर, आराम से बैठकर, सुविधा पूर्वक बैठकर गोष्ठी में भाग लेना। तो बैठने की व्यवस्था भी नीचे होती है। किसी भी प्रकार से प्लास्टिक का, पॉलिएस्टर का उपयोग नहीं होता है और शुल्क नहीं लिया जाता। ये तो बहुत बड़ी बात है कि पूर्ण रूप से हमारी अर्थव्यवस्था समाज से भिक्षा मांग कर ही होती है। कभी कभी हमने 2-3 गोष्ठियों में ये व्यवस्था का भी पत्रक बनाकर सभी प्रतिभागियों को दिया भी है और वे लेकर भी गए हैं। कुछ मात्रा में अन्य संगठनों में लोग इसका अनुसरण भी करने लगे हैं। जैसे बैनर बनाएंगे तो फ्लैक्स का नहीं बनाएंगे, चाय पान के लिए कप की व्यवस्था करेंगे तो प्लास्टिक के या पेपर कप का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे बहुत थोड़ी मात्रा होती है, परंतु उस समय याद किया जाता है कि पुनरुत्थान में ऐसा नहीं होता है। हम भी इस बार इस प्रकार का प्रयास करके देखते हैं। पूर्ण रूप से वे कर तो नहीं पाते, ये बात तो है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था करने में बहुत परिश्रम होता है। जब और कोई नहीं करता है तब हम करें तो परिश्रम तो बहुत होता है, विपरीत चलना भी होता है। और ये इतना पैसा खर्च करना, इतना परिश्रम करना, कैटरिंग वालों को दे दो, ऐसा कहने वाले कार्यकर्ता भी निकल आते हैं कि ये क्या है, गोष्ठी से मतलब है, विषय से मतलब है, खाने पीने से क्या मतलब है, ऐसा कहने वाले गोष्ठी में भाग लेने वाले लोग भी मिल जाते हैं और आसपास के लोग भी मिल जाते हैं। परंतु ऐसा करना आवश्यक है, इसलिए हम करते हैं। व्यवस्था के बारे में हुआ और विषयों के बारे में हुआ। ऐसी गोष्ठियों के आधार पर हमारे उनके माध्यम से हमारे जो विषय हैं वे भी अन्य संगठनों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए 2010 में हमने अधिजनन शास्त्र का एक कार्यक्रम बहुत बड़ा किया। उसी प्रकार से गृह शास्त्र का विषय लेकर एक गोष्ठी की, तो अनेक क्षेत्रों में कुटुंब शिक्षा और अधिजनन शास्त्र की को लेकर शिक्षा संगठनों में पहुंची है और वहां इसका उल्लेख किया जाता है। और हमारा जो साहित्य निर्मित हुआ है वो साहित्य भी उन संगठनों तक पहुंचता है। ये प्रचार का ही हमारा काम है, परंतु हम प्रचार के लिए ये सब नहीं करते। हमारे ग्रंथ, हमारे साहित्य वहां पहुंचना चाहिए इसलिए नहीं करते, ज्ञान पहुंचना चाहिए और ज्ञान को पहुंचाने में तत्पर ऐसे लोग हमारे यहाँ आने चाहिए, इसलिए उनकी सहभागिता होती है और हमारा साहित्य भी वहां पहुंचता है। तो हम एक एक और तो विद्वत जनों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, इसलिए लोगों को बुलाते हैं। दूसरी ओर हमारे विषय इनके ही माध्यम से अन्य संगठनों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। दोनों हेतु इससे सिद्ध होते हैं। तीसरा जिसको हम थोड़ा कम लाभ कहेंगे, अथवा कम तो नहीं कहना चाहिए इसको, देश भर में सर्वत्र पुनरुत्थान की पहचान तो बनी है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पुनरुत्थान विद्यापीठ को जानता नहीं है। हम कभी वहां गए नहीं हैं, उनमें से भी अनेक लोग यहाँ आए नहीं हैं, परंतु वे जानते हैं इस रूप में कि पुनरुत्थान में ऐसा ऐसा होता है। और राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में अभी पुनरुत्थान कुछ उल्लेखनीय काम कर रहा है, ऐसा संदेश ये सब लोग पहुंचाते हैं। ऐसा अखिल भारतीय स्तर पर और व्यापक रूप में बड़ी मात्रा में, बड़ा जिसका स्वरूप बड़ा है, ऐसा ये विद्वत गोष्ठी का एक ही कार्यक्रम हमारा है।
साहित्य हम उसके माध्यम से सब जगह पहुंचता है, परंतु ये एक ही कार्यक्रम हमको अखिल भारतीय पहचान भी देता है, अखिल भारतीय पहुंच भी स्थापित करता है, और हम जो शिक्षा में परिवर्तन के मुद्दे समग्र भारत में ले जाना, तो यहाँ विद्वत गोष्ठी का आयोजन होता रहा है। इसके साथ साथ हम गृह निर्माण हो या गोष्ठी हो या बड़ा प्रकल्प हो, कोई भी, किसी का म्यूट नहीं है। जी म्यूट करिए। नहीं, नंद किशोर जी का था, मैंने कर दी। इस दृष्टि से हमारा प्रवास भी अखिल भारतीय स्तर का होता है, और वहां जो लोग होते हैं वो हमको जानते कैसे हैं? फिर तो गोष्ठी में आए हुए होते हैं, इसलिए जानते हैं। सभी संगठनों के साथ हमारा संबंध जुड़ता है। वो कैसे जुड़ता है? तो इन गोष्ठी के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से ही जुड़ता है। तो इस प्रकार से हमारी गोष्ठी का ज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक या प्रचारात्मक ऐसा उद्देश्य होता है। ज्ञान को अधिक 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 भारतीय बनाने में हम बहुत यशस्वी हो गए हैं, ऐसा नहीं है, परंतु हमारा प्रतिपादन जो होता है वह तो पूर्ण रूप से भारतीय होता है। जो गट चर्चा में भाग लेते हैं, जो मुक्त चिंतन में भाग लेते हैं, जो जिज्ञासा समाधान में भाग लेते हैं, ऐसे सभी प्रतिभागी कोई भारतीय शिक्षा को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। सब अपने अपने स्तर के अनुसार ऊपर नीचे रहते हैं। सभी प्रतिभागी बौद्धिक दृष्टि से सुसज्ज होते हैं, ऐसा भी नहीं होता। इसलिए सामान्य लोग भी आ जाते हैं, विद्वान लोग भी आ जाते हैं। विद्वान लोग आते हैं तो यूनिवर्सिटी में जैसे शिक्षा चल रही है ऐसी शिक्षा के मानस को लेकर ही आते हैं। तो सब प्रकार के इसमें लोग होते हैं। वो 100% भारतीय विचार वाले ही, भारतीय ज्ञान के प्रति एक निष्ठ ऐसे लोग आते ही हैं, ऐसा नहीं है। परंतु इसी में से मंथन होते 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 जो उपयुक्त हैं वो रह जाते हैं, और जो अनुपयुक्त हैं वो अपने आप ही दूसरी बार, तीसरी बार, पांचवी बार नहीं आते हैं। ऐसा धीरे धीरे मंथन होकर नवनीत तो होता जाता है। इन गोष्ठियों का ही परिणाम है कि ज्ञान सागर में लेखन में सहभागी होने वाले हमको 350 से अधिक लेखक मिले हैं, और हमारे कार्यक्रम में सहभागी होने वाले भी इतनी बड़ी मात्रा में लोग हमको मिले हैं। इस प्रकार से हम गोष्ठियों का आयोजन करते हैं। इसके आगे भी हम करेंगे, और हम सबको मालूम है कि इस वर्ष हमने प्रत्येक केंद्र पर एक दिन की गोष्ठी हो, और उस गोष्ठी के विषय हमारी अप्रैल मास में जो गोष्ठी होने वाली है उसके पूर्व संधान के रूप में ही हो, ऐसा प्रयास किया है। तो ये सारे जो उद्देश्य हैं इनको ध्यान में रखकर हम ऐसा आयोजन करेंगे, हमारे स्थान पर भी करेंगे और ऐसी अपेक्षा भी करेंगे, और ऐसे मानस से हम इन गोष्ठियों का मूल्यांकन भी करेंगे, अपने अभिप्राय भी बनाएंगे और उसमें सहभागी भी होंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। कल ऐसा ही एक उपक्रम विद्यापीठ में जो चलता है उसकी बात हम करेंगे। अच्छा, अभी आज जल्दी समाप्त हो गया तो ठीक है। अगर आपको कोई प्रश्न इसके बारे में पूछना है तो पूछ सकते हैं। आने वाली गोष्ठी की जानकारी भी दे सकते हैं चाहिए? हाँ, आप ही दे दीजिए अगर दे सकते हैं तो, नहीं तो मेरे से अपेक्षा है तो मैं दूंगी।
जी ताई, आपसे ही अपेक्षा। ठीक है। अप्रैल 20 और 21 को महाराष्ट्र के लातूर नामक स्थान पर हमारी गोष्ठी होने वाली है। उसका विषय है ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति। वहां के लोग हमारी इस गोष्ठी में आए थे और पूर्व में परिचित भी हैं, इसलिए उनका ही बहुत आग्रह था कि हमारे यहाँ ये गोष्ठी करिए। हमारी वहाँ एक आवासीय विद्यालय भी चलता है और ये संघ का ही प्रकल्प है, इसलिए कार्यकर्ता की मानसिकता वाले आचार्य और सारे अन्य कार्यकर्ता भी हैं। तो हमारे आचार्यों को, हमारे छात्रों को व्यवस्था के निमित्त से इतना बड़ा कार्यक्रम देखने को और अनुभव करने को मिलेगा, इस मानस से उन्होंने इस गोष्ठी का यजमान पद स्वीकार किया है, इसलिए वहां ये गोष्ठी होगी। ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति इस विषय के कई उपविषय हैं। उन उपविषयों को लेकर पूरे वर्ष में मार्च मास तक हमारे सभी केंद्रों पर एक एक उपविषय लेकर हम गोष्ठी करने वाले हैं। उदाहरण के लिए उसमें कुटुंब शिक्षा एक विषय है, समग्र विकास प्रतिमान ये एक विषय है, व्यष्टि समष्टि सृष्टि परमेष्टि और एकात्म मानव दर्शन ये एक विषय है, स्वायत्त शिक्षा ये एक विषय है, अर्थनिरपेक्ष शिक्षा एक विषय है, शिक्षा क्षेत्र का योगक्षेम और शिक्षा क्षेत्र का भारतीय स्वरूप ये एक विषय है। ऐसे सारे उपविषय लेकर हम अपने केंद्रों पर ये गोष्ठियां करने वाले हैं। तो यह वर्ष हमारा ऐसे गोष्ठियों का रहा है। इसके साथ साथ हमने इस वर्ष विद्वत परिषद की रचना का क्रम भी अपनाया है। अब तक की गोष्ठी में आए हुए विद्वज्जन इस बार लेखक के नाते हमारे साथ जुड़े हुए ऐसे लेखक, इन सभी में से हमने कुछ विद्वानों का चयन करके विद्वत परिषद बनाने का, उसकी रचना करने का क्रम शुरू किया है। उसके लिए विद्वत परिषद संचालन टोली भी बनाई है। संचालन टोली में 11 लोग हैं। संदीप जी इसके संयोजक हैं। तो ऐसी संचालन मंडली की बैठक अभी अक्टूबर में 2 दिन के लिए यहाँ होने वाली है। नियमित रूप से उनकी मासिक बैठक ऑनलाइन होती है। ये 7-8 अक्टूबर की बैठक हमारी ज्ञानम में ही होने वाली है। ये सब देश भर में हमारा विद्वत परिषद को लेकर काम कैसे चले इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही हमारी अप्रैल की गोष्ठी का संचालन कैसे हो, उसका स्वरूप कैसे तय किया जाए, इसकी भी चर्चा वे करेंगे। विद्वत क्षेत्र में भारतीयता, विद्वत क्षेत्र की परिष्कृति और भारतीयता की स्थापना, ये विद्वत परिषद का अभी लक्ष्य है। तो इतने वर्षों के क्रम के परिणाम स्वरूप इस बार की गोष्ठी ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति इस विषय की होगी। रुकते हैं अभी। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रम्